हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम यू ऑल। आपकी क्लासेस नियमित तौर पर चल रही हैं और आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं हमारे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, ट्राई टू बी रेगुलर, नियमित रहिए, नियमित कक्षाएं देखिए और आपको इसका लाभ आने वाले जो एग्जाम है उसमें पता चलेगा कि कितनी फायदेमंद और कितनी ज्यादा हेल्पफुल ये क्लासेस आपके लिए थी। मैं रेगुलर नियमित तौर पर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। मेरे बाद और भी सारे लेक्चर्स चलेंगे, तो बस ऐसे ही जोश और जज्बा बना के रखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग कल के आगे की कड़ी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने कल जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें हम और भी अब चीजों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कल हम जब पढ़ाई शुरू कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में कि भारत का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम लोगों ने कल शुरुआत की थी इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और यही सिस्टम हम आज पढ़ भी रहे थे। उम्मीद ऐसी जताते हैं कि ये आज ये सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। आज हमें इस भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जिस बैंक के बारे में पढ़ना है उसका नाम है रीजनल रूरल बैंक। लिखेंगे सभी बच्चे, रीजनल रूरल बैंक। हम इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होती है पहले ये समझिए। देखिए, शुरुआती दिनों में भारत का वित्तीय जो फाइनेंशियल मार्केट था, या हम कह सकते हैं वित्तीय व्यवस्था थी, वो काफी हद तक असंगठित वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती थी। असंगठित मतलब हमारे बहुत सारे किसान, गांव की आबादी, वंचित वर्ग के लोग, साहूकार, मनी लेंडर या जमींदारों पर ऋण के लिए निर्भर रहते थे। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज की दरें लगाई जाती थी उनके द्वारा। अब जब वो ज्यादा ब्याज की दरें लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि वो धीरे धीरे करके कर्ज जाल में फंस जाएंगे। आप सबको याद है भारत की आजादी 1947 में है, उसके बाद 1950 में संविधान मिलता है, और उसके बाद सरकारें लगातार कोशिश करती हैं कि कृषि क्षेत्र को और विकसित किया जाए। साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरतें हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास जिसे हम कहेंगे, वो भी किसी प्रकार से सुनिश्चित कर लिया जाए। लेकिन ग्रामीण विकास में जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी या महत्वपूर्ण एक कड़ी थी वो बन नहीं पा रही थी, वो थी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वित्त की सेवाएं उपलब्ध कराना। 1975 में एक बड़ा निर्णय लिया गया, और क्या निर्णय था, तो रीजनल रूरल बैंकें जो थी वो बेसिकली क्यों आई, टू एंश्योर क्रेडिट, या हम कह सकते हैं एंश्योर फाइनेंशियल सर्विसेज, टू एंश्योर फाइनेंशियल सर्विसेज, ensure financial services to रूरल इंडिया। ठीक है, रूरल इंडिया। आपको ध्यान रखना है ग्रामीण भारत, ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, अब गांव के लोगों को भी वित्तीय सेवाओं से क्या मतलब है। अब इनके लिए जो जरूरी थी कि किसी भी प्रकार से गांव के जो लोग हैं उन तक डिपॉजिट की सुविधा हो, यानी कि वो अपने पैसों को सुरक्षित जमा कर सकें, समय पर लेंडिंग यानी कि बोरोइंग ले लें, यानी उधार ले सकें, उधार ले सकें, है ना, उधार लेना,
बोरोइंग, इस प्रकार की सुविधाएं। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या हम ये कह सकते हैं सरकार की सब्सिडीज या योजनाओं का लाभ जो है वो भी इनको मिल सके, यहाँ पर इस चीज का भी खास ख्याल रखने की जरूरत थी। तो जमाएं, डिपॉजिट्स हो गई, बोरोइंग हो गई, सब्सिडी या योजनाओं का लाभ हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर सुनिश्चित की गई थी। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज टू रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत के लोगों तक ये पहुंचानी थी। कैसे पहुंचाई जाएंगी वो भी हमने यहाँ पर, उसके लिए इन्होंने सोचा कि चलो रीजनल रूरल बैंकें खोल देते हैं। अगर आपसे पूछें कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2 अक्टूबर जो है यहाँ पर, 2 अक्टूबर 1975 जो है वो एक ऐसा साल था जिस साल यहाँ पर आरआरबीज की स्थापना की गई, यानी कि आरआरबीज बैंक्स की स्थापना की गई, आरआरबीज या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कई बार पूछते हैं कि फर्स्ट आरआरबी कौन थी, पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन थी, तो हम कहेंगे प्रथमा बैंक जो थी वो पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करती थी। ठीक है, तो गांव के लेवल पर गांव के लोगों को संगठित वित्तीय बाजार से जोड़ना था, इसलिए वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना था, इसलिए हमें जरूरत लगी कि हम इस प्रकार से कोई ऐसा सिस्टम बनाएं सो दैट ग्रामीण लोगों तक भी बैंकिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, इस सब के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैंकें कैसे काम करती हैं और इनके लिए कौन सा कानून एग्जिस्ट करता है। रीजनल रूरल बैंकें भारत में जो चलाई गई उनके लिए एक एक्ट बना, यानी कि इसकी जो शक्तियां हैं वो कहां से मिलती हैं, तो आप ये कह सकते हो इसका जो एक्ट है आरआरबी एक्ट 1976 है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1975 में बैंक खुली, उसका जो कानून था वो बाद में तैयार हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि इस कानून को अगर हम देखें, इसके कानून के अनुसार ये बैंकें कैसे काम करती हैं, तो इसमें स्टेक होल्डर्स की बात देखते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टेक होल्डर्स का मतलब है अंशधारिता किसकी है, इसमें अंशधारिता किसकी है। तो याद रखना अंशधारिता का मतलब क्या है मेरे भाई, अंशधारिता का मतलब क्या है वो भी हम यहां से समझ सकते हैं। अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो रीजनल रूरल बैंकों को खोलने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार यहां पर इन बैंकों की मालिक होती है, इसके पास इनका मालिकाना हक होता है। फिर इसके साथ दूसरा जो स्टेक होल्डर होता है वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारें। राज्य सरकारें भी इसकी स्टेक होल्डर होती हैं, राज्य सरकारों की भी हिस्सेदारी इन बैंकों में भरपूर होती है। राज्य सरकारों के साथ साथ तीसरा जो स्टेक होल्डर होता है वो कौन होता है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड हम यहां पर देखेंगे तीसरी जो स्टेक होल्डिंग होगी वो किसी स्पॉन्सर्ड बैंक की होगी, जिसे हम कहेंगे प्रवर्तक बैंक। ठीक है, ये हो गया आपका प्रवर्तक बैंक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया आपका 3 तरीके का प्रवर्तक, यानी कि 3 स्टेक होल्डर्स होंगे जब भी कोई रीजनल रूरल बैंक ओपन की जाएगी। देखिए, जब 3 पार्टनर होंगे तो तीनों की अपनी हिस्सेदारी भी होगी। 50% का स्टेक जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, यानी कि 50% का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास होता है। वहीं 15% की जो स्टेक होल्डिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, एंड जो 35% बचता है वो जो स्टेक होल्डिंग होगी वो होगी आपकी स्पॉन्सर्ड बैंक की, केंद्र सरकार के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास होगी 50, राज्य के पास होगी 15 और प्रवर्तक बैंकों के पास होगी 35%। तो ये स्टेक होल्डर है, ऐसे ही ये बैंक ऑपरेट करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं कि जब इस प्रकार की बैंकें चलती हैं तो इन बैंकों के अंदर इनको ऑपरेट करने के लिए 50, 15, 35 की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, एक बात और। दूसरी बात, जब यहां पर इन बैंकों को बनाया गया तो इनसे क्या उम्मीद की गई कि जो आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, ये अपने क्रेडिट का
अपने क्रेडिट का मतलब अपने ऋण का, क्रेडिट का 75% प्राथमिकता क्षेत्र की उधारियां देंगे। यानी कि प्राथमिकता क्षेत्र उधारियां देंगे, ये बात भी कही गई। यानी कि जो भी ऋण दिया जाता है तो उस ऋण का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है, एग्जांपल लेता हूं, यानी कि इनका जो प्राइमरी फोकस होगा, एक एग्जांपल लीजिए, कृषि पर होगा, है ना, एग्रीकल्चर, जैसे मैं कहूं कृषि पर होगा, ठीक है, हाउसिंग पर होगा, आवासों को लोन देंगे, इसके बाद एजुकेशन पर भी ध्यान देना है, शिक्षा को भी लोन देंगे, माइनॉरिटीज को लोन देंगे, है ना, माइनॉरिटीज को भी लोन दे सकते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी लोन दे सकते हैं, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं उनको भी ये लोन देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनको भी ये लोन देंगे। ठीक है, तो सो दैट वी कैन से दिस कि आरबीआई आरआरबीज जो हैं अपने क्रेडिट, अपने ऋण का 75% हिस्सा इन क्षेत्रों को उधार के रूप में दे सकते हैं। याद रखना है सबको। अब सवाल यह है कि ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं, ये वक्त के साथ क्या मजबूत हुई हैं या कमजोर हुई हैं, ये चीज भी हमें याद रखनी है। देखिए, जब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करते हैं तो हमें एक बात तो तय है कि ये ग्रामीण एरिया में ऑपरेट करती है, इसीलिए यहां पर इन बैंकों में हो सकता है कि ये ऋण ज्यादा देते हों और इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो कम आते हों। तो इसका खास हमने एक एक पक्ष देखा है कि जब से ये बैंकें खुली हैं, ये बहुत ज्यादा बैंकें लाभ में नहीं चल रही हैं, प्रॉफिट में नहीं चल रही हैं। लेकिन इस प्रकार की बैंकों को अगर बंद कर दिया जाए तो उसका एक बड़ा खामियाजा या नुकसान ये हो सकता है कि सरकार को कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं थोड़ी सीमित हो जाएं। इसीलिए यहां पर वर्ष 2011 में एक कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वर्ष 2011 में एक समिति बनती है और उस समिति का नाम है केसी चक्रवर्ती। ठीक है जी, केसी चक्रवर्ती समिति। कभी पूछेंगे ये किससे संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि ये आरआरबीज के, यानी कि रीजनल रूरल बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है, यानी कि रिकैपिटलाइजेशन से संबंधित है, रिकैपिटलाइजेशन से संबंधित है। वर्ष 2011 में यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी, कोई किसी का कोई कमेंट? एक मिनट मुझे चेक करने दो। ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है, ओके। अब पुनर्पूंजीकरण का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट रीफाइनेंस करती है, गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से यहां पर पैसा भी दिया जाता है अगर कोई भी बैंक डूब रही है। तो 2011 में केसी चक्रवर्ती समिति ने कहा कि अगर सरकार को आरआरबी चलानी है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन बैंकों को कुछ पैसा दे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मार्च 2023 में सरकार की तरफ से रिकैपिटलाइजेशन किया जाता है, यानी कि पहले भी पैसे दिए गए हैं, लेकिन रिसेंट में कितना पैसा दिया गया है रिकैपिटलाइजेशन के अंदर, आपको वो चीज ध्यान रखनी है। 6,212 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए सरकार की तरफ से। 6,212 करोड़ रुपीस सरकार की तरफ से यहां पर पुनर्पूंजीकरण किया गया, यानी कि इतना पैसा इनको दिया गया सो दैट ये लोग क्या कर सके, इन बैंकों को प्रॉपरली चला सके। आज के समय में 43 आरआरबीज एग्जिस्ट करती हैं भारत के अंदर। 43 आरआरबीज क्या है? आरआरबीज फंक्शनेबल हैं, यानी कि कार्यान्वित हैं, फंक्शनेबल या कार्य कर रही हैं, चल रही हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछते हैं
बट ये बेसिक सी बातें भी याद रखनी। दूसरा, इन बैंकों को एक बात और कही गई है, क्या कि ये आरआरबीज जो है रीजनल रूरल बैंक के हैं, जब भी कोई भी बैंक याद रखना लोन देती है ना, तो लोन देते वक्त जैसे मान लीजिए किसी भी बैंक ने, एग्जांपल लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं इस चीज को। सपोज दैट, एक काम समझिए कि अगर मैं कहूं ये एक बैंक है, तो बैंक बहुत तरीके के लोन देती है ना। एक होम लोन देती है ना, एक एजुकेशन लोन देती है कि नहीं, फिर कार लोन भी देती है, फिर पर्सनल लोन भी देती है ना, बिजनेस लोन भी देती है। ये देखो कितने तरीके के लोन दे रही है ये। बिजनेस लोन भी देती है ना। अब मान लो कोई भी बैंक किसी को 100 करोड़, सबको मैं 100 करोड़ कर देता हूं, सो दैट आपके लिए आसान है। 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीस इन लोगों ने इन सेक्टर्स को लोन दे रखे है ना। अब आप खुद से इमेजिन करो, क्या ये जो भी पैसा इन्होंने दिया है ये वापस आ जाएगा? बोलो नहीं। अगर इन्होंने 500 करोड़ रुपीस लोन दे रखा है, तो इसमें कुछ तो पैसा ऐसा होगा जो रिस्क में होगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो मैं ऐसा कहूं, इन सब का ये ना रिस्क कैलकुलेशन करें, और रिस्क कैलकुलेशन करने के बाद इन्हें पता चला 10% रिस्क कैलकुलेशन है हमारी बैंक में, यानी कि जितना भी पैसा हम उधार देते हैं उसका 10% पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो जितना भी ये रिस्क कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब 400 करोड़ रुपए तो आ जाएंगे नो रिस्क, लेकिन ये जो 100 करोड़ रुपए हैं ये क्या है? ये जोखिम भारित परिसंपत्ति है। यानी कि अगर ये अगर जितना भी लोन दोगे उसमें कुछ पैसा रिस्क में होगा, और जो पैसा रिस्क में होता है उसे हम जोखिम भारित परिसंपत्ति कहते हैं। ध्यान रखना, रिस्क वेटेड एसेट कहते हैं। एवरी बैंक मस्ट हैव टू कैलकुलेट देयर रिस्क वेटेड एसेट, इसी को ही रिस्क वेटेड एसेट कहा जाता है। याद रखेंगे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट। तो हर बैंक के लिए जरूरी है कि वो यहां पर इसकी कैलकुलेशन करे, गणना करे रिस्क वेटेड एसेट की। तो जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करते हैं और गणना करने के बाद निकालते हैं कि कितना रिस्क वेटेड एसेट है। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि भाई अगर 400 करोड़ रुपए देते हैं हम किसी को, तो उसमें से 100 करोड़ रुपए डूब सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डूब सकते हैं, इतना पैसे नहीं आएंगे। अब ये बताओ, ये जो पैसा दिया ये पब्लिक का पैसा, सपोज दैट अगर ये 400 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए देके 400 करोड़ ही रिकवर करते हैं और 100 करोड़ रुपए डुबा देते हैं, तो ये इनका पैसा तो डूबेगा नहीं, बल्कि ये किसका पैसा डूबेगा? ये डूबेगा बैंक का पैसा। किसका डूबेगा भाई? बैंक का पैसा। बैंक सॉरी, ये डूबेगा पब्लिक का पैसा। बैंक का डूबेगा नहीं, बैंक का तो है ही नहीं पैसा। बैंक कहां से लाइए? पब्लिक से लाइए। तो पब्लिक से लाइए, यहाँ पे पैसा जो डूबेगा वो डूबेगा आपका पब्लिक का। तो फिर क्या किया जाए? तो हर बैंक को बोला जाता है कि देखो जितना भी पैसा आपने डुबोया है, ठीक है, इस डुबाने वाले पे, यानी कि जो डूब सकता है, इसके रिस्क, क्योंकि अगर पैसा डूब जाएगा तो पब्लिक को, तो एक काम करो, इस पैसे का एक रिजर्व बना के रखो, यानी कि कल को ये पैसा डूब जाए तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपके पास हो, जिससे कि आप इस पैसे को वापस रिकवर कर सको। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आप की दुकान है परचून की, और उस जनरल स्टोर में आप उधार देते हो। ठीक है, उधार देते हो, देते देते आपने 10 लाख का उधार दे दिया। अब बताओ, 10 लाख का उधार में आपको पता है 1 लाख का उधार नहीं आएगा, यानी कि 9 लाख आएंगे लेकिन 1 लाख नहीं आएगा। अब 1 लाख अगर नहीं आता, जरा आप खुद से सोचो, उस 1 लाख रुपए की रिकवरी के लिए कोई तो तरकीब अपनानी पड़ेगी आपको। बोलो यस। तो हो सकता है 1 लाख रुपए की रिकवरी इस एक तरीके से हो सकती है कि दूसरे और सामान जो है वो महंगे करके बेचे जाए, या फिर आपके पास कुछ रिजर्व में पैसा हो और वो पैसे से फिर वापस सामान बेच बेच के उस पैसे की रिकवरी की जाए। ऐसा ऐसा यहां भी है। 500 करोड़ का कुल लोन दिया, 400 करोड़ तो आ सकते हैं, 100 करोड़ का रिस्क है। तो भाई इस रिस्क से बचने के लिए
हर बैंक के पास एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात होता है, जिसको हम कहते हैं पूंजी पर्याप्तता 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 अनुपात। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना ये होता क्या है। तो आपने कहना है कि ये सिंपल सी चीज होती है, जो भी हमारा जोखिम होता है उन जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात होता है, परिसंपत्तियों का अनुपात होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ प्रपोर्शन, जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात होता है, जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात होता है। ठीक है, जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात होता है। तो एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर मैंने कहा आरआरबी, इसको बोला गया कि आपने 9% CAR रखना है। तो उदाहरण लो, उदाहरण मतलब अगर आपका रिस्क कितना है, रिस्क वेटेड एसेट जो है बेटा आपका 100 करोड़ रुपए निकला था। ठीक है, तो आपको CAR में यानी कि आपको इसमें कितने पैसे रखने पड़ेंगे, 100 करोड़ का 9% मतलब 9 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे। यानी कि बैंक के पास 9 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े होंगे, और इस 9 करोड़ रुपए अगर कल को डूब जाते हैं तो यही 9 करोड़ रुपए वो बार बार लोन देके बार बार लोन देके 100 करोड़ रुपए बना लेंगे, ऐसे हिसाब से। तो हमारी आरआरबी के लिए कितना 9% रखा गया, ध्यान रखना 9% है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, एक चीज और याद रखो, सरकारी बैंकों में भी होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये CAR सरकारी बैंकों के लिए कितना है, तो हमारी सरकारी बैंकों के लिए तो 12% है, लेकिन निजी बैंकों के लिए कितना है, यानी कि जो प्राइवेट बैंक है उनके लिए कितना है। तो बेटा प्राइवेट बैंकों के लिए ये अनुपात होता है आपका 9%। ठीक है, तो प्राइवेट बैंकों को जो भी रिस्क होगा उस ऐसे सिंपल, जितना भी रिस्क होता है उस रिस्क का 1% अपने पास रिजर्व में बनाकर रखना है कि कल को वो डूब जाए तो उन पैसों से आप अपने रिस्क को कवर कर सके। यहां पर ये उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, ये उसका पर्पज है। तो आरआरबी को भी बोला गया कि 9% के आसपास उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हमने आरआरबी को पढ़ लिया, अब हम आते हैं बैंकों के एक नए प्रकार की तरफ। नया प्रकार कौन सा है, इसे हम कहते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक या आप इसे कोऑपरेटिव बैंक भी कह सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब होता है, आ जाइए देखते हैं। सहकारी बैंकें बेटा दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। पहली सहकारी बैंक कौन सी है, देखो जी, एक तो आप कह सकते हो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक होती है। कौन सी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक होती है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है, रूरल मतलब ग्रामीण सहकारी बैंक। ठीक है, ग्रामीण सहकारी बैंक। इसके मामले में कह सकते हो आप कि ये 3 टियर स्ट्रक्चर पर आधारित है, त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है। इसके अतिरिक्त आप इधर कह सकते हो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये, यानी कि शहरी सहकारी बैंक है ये, शहरी सहकारी बैंक है। और शहरी सहकारी बैंकें बेटा दो प्रकार की होती हैं, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो होती है सिंगल स्टेट, सिंगल स्टेट मतलब एकल राज्य, है ना, जिस राज्य में खोली गई उसी राज्य में काम करते हैं राज्य। और दूसरी कौन सी होती है, मल्टी स्टेट। ठीक है, मल्टी स्टेट मतलब बहुराज्यीय। ठीक है, बहुत राज्य। तो ये दो प्रकार की बैंकें होती हैं, सहकारी बैंकें रूरल कोऑपरेटिव होती है और एक अर्बन। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव जो टर्म है या सहकारी जो शब्द है वो बेटा हमारे संविधान के राज्य सूची का शब्द है। इसलिए इन बैंकों को ओन किया जाता है
बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना, ये इन बैंकों पर स्वामित्व, स्वामित्व मैं वापस से लिख रहा हूं, स्वामित्व किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है, राज्य सरकार के पास है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन बैंकों को ओन करता है। अच्छा जी, अगर स्टेट ओन करता है तो भारत में तो 28 राज्य हैं। इसका मतलब यूपी वालों की अलग सहकारी बैंक, एमपी वालों की अलग, बिहार वालों की अलग। तो जवाब है यस, सबकी अलग अलग सहकारी बैंकें हो सकती हैं। अच्छा जी, तो अगर राज्य से सूची का विषय, तो क्या हर राज्य अपना अलग कानून भी बना कर रखता है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, सहकारी सोसाइटी यानी कि अगर हम देखें तो हर राज्य के पास राज्य सहकारी अधिनियम होता है और उसी अधिनियम के तहत वो इन बैंकों को चलाने का प्रयास करता है। राज्य सहकारी अधिनियम होता है, इसलिए हर राज्य का एक अधिनियम नहीं होगा। कभी किसी ने अपने अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून होंगे सहकारों के, तो हो सकता है कि जो हमारे यहां पर यूपी के अंदर कानून हो वो पता चलता है कि बिहार में ना हो, क्योंकि बिहार का अलग कानून हो सकता है। वो पता चलता है कि एमपी में ना हो, दैट इज पॉसिबल, वो हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करता है। लिख लीजिए यहां पर, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, यानी कि ग्रामीण सहकारी बैंक है। तो भैया ये जो ग्रामीण सहकारी बैंक है ना, जो ध्यान रखो, इस सहकारी बैंक के अंदर आपको सबसे जरूरी क्या देखना पड़ेगा? पहली तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर पर है। 3 टियर का मतलब सबसे ऊपर रखना है आपने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मतलब राज्य सहकारी बैंक को रखना है। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक को रखना है। राज्य सहकारी बैंकें क्या होती हैं? ये एक प्रकार की एपेक्स बॉडी है। ठीक है, सभी सहकारी बैंकों की सर्वोच्च संस्था। ठीक, और इसी सहकारी बैंकों के नीचे कार्य करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या कई बार हम उसे सेंट्रल कोऑपरेटिव भी कहते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना कि राज्य के स्तर पर यह काम करती है और इसे यही पब्लिक बैंक के तौर पर, यानी कि पब्लिक के लिए यही बैंक काम करती है। ऊपर वाली बैंक तो इसको पूरे सहकारी सिस्टम को रेगुलेट, विनियमित करने के लिए है। हर राज्य में एक आरबीआई समझ लो, ये सभी सहकारी बैंकों का आरबीआई कौन है? स्टेट कोऑपरेटिव। हर राज्य का अपना एक स्टेट कोऑपरेटिव होगा, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव होता है। क्या होता है, ये लोग करते क्या है, आपने इनसे डरना नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। सिंपल सा काम, एक्सेप्ट डिपॉजिट यानी कि जमाएं स्वीकार करना, लेंडिंग उधार देना, है ना। एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट देना, और लेंडिंग और उधार देना, ये इसके मेन काम है। लेकिन इनका भी अपना एक नीश टारगेटेड ऑडियंस है। They will not entertain the person, those who are coming to take the loan for BMW luxury items. नहीं, they will not entertain because they have the they have only they don't have the much finance in their wallet. इनके अपने wallet में बहुत पैसा नहीं, तो से they will try to resolve the problems those who are nearby the banks, the nearby villages. तो गांव के आसपास पास जो रहने वाले, मतलब जहां बैंक है उसके आसपास हो, और उन लोगों को ये पैसा वैसा देते हैं और उनका काम वगैरह करते हैं। तो जिले के स्तर पर ये चलता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको हम लिखते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट
कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, ये लिख सकते हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, जिले के लेवल पर तो बैंक खोल दोगे, अब हर गांव में, गांव तो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, बहुत तरीके का होता है ना, तो गांव में तो खोलना मुश्किल है ना बैंक, तो इसलिए वहां पर सोसाइटी बनाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, ये इसका संचालन जो है गांव के लेवल पर होता है, एट विलेज लेवल, ठीक है, गांव के स्तर पर इसका संचालन। अब गांव के स्तर पर संचालन का मतलब है गांव में, गांव के लेवल पर होता है, और इसका प्रमुख फोकस अगर आप देखोगे तो वो फोकस कहां है, कृषि, कृषि पर फोकस है इसका। तो कृषि के लिए ऋण वगैरह अगर देखें तो वो आसानी से देने का काम ये करते हैं। अब ये सब आप कहोगे बैंक नहीं है तो चलता कैसे, तो ये लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव वाले क्या करते हैं, यहां जाकर पंजीकरण करा देते हैं अपना। यानी कि अगर इफ वी टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन, तो दे आर रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, ध्यान से सुन लो, गांव के लेवल पर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब गांव के अंदर ना कुछ लोग, चूंकि समिति है, चुनाव के माध्यम से समिति में सिलेक्शन होता है, तो 10 मेंबर गांव के हो गए, चुन लिए 10 कोई मेंबर और गए समिति का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब जो भी लेन देन है वो यहाँ उन 10 लोगों, 12 लोगों, 15 लोगों, जितने की समिति होगी उनको पैसा दे देंगे, फिर ये लोग गांव में पैसा बांट देंगे आवश्यकता के अनुसार। अब बात आप कहोगे कि सर इसमें तो करप्शन की गुंजाइश है, बेटा करप्शन की गुंजाइश तो हर जगह है, लेकिन इसीलिए यहां किसी एक आदमी को नहीं, 10-12 लोगों को समिति में रखा। अब मान लीजिए ऊपर से पैसा आया, नीचे नहीं दे रहा, तो अगली बार चुनाव होगा, इसको बाहर कर रास्ता दिखा देना। कोई परमानेंट एम्प्लॉय तो है नहीं है बैंक का, किस काम कर कुछ नहीं सकते, अगली बार आपको वोट देने का मौका मिलेगा तो आप इसको बाहर कर देना। तो हम यहां पर कह सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आर द रेगुलेटर ऑफ दीज टू पब्लिक फाइनेंस, मतलब फाइनेंस एजेंसीज। तो पहला, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लेवल पर लोन मिल सकता है, और वहां पर अगर आप नहीं जाते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर हो, तो 50 किलोमीटर दूर कर्ज लेने जाना, तो इसके लिए 2-3 दिन लगना, 4 दिन का काम हो जाएगा, फिर आना जाना वो भी है, फिर वो सेफ्टी सुरक्षा की समस्या आ जाएगी, कोई पैसे छीन लेता, है ना, तो ये चीज भी समस्या है। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर गांव के लेवल पर ऑपरेट करते हैं तो फिर उतना बड़ा कोई टास्क नहीं होगा, गांव के लेवल पर आसानी से पैसा मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज जरूरी। अब ये था ग्रामीण बैंकों का स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी रूरल कोऑपरेटिव है उसका बेटा ये स्ट्रक्चर है। ये दोहरे नियमन में है। दोहरे नियमन का मतलब सही मायनों में देखा जाए तो यहां पर राज्य सरकार का तो स्वामित्व है ही, इसके ऊपर आरबीआई का भी कुछ हद तक गाइडलाइन और नाबार्ड की निगरानी में है। ये किसकी निगरानी में, नाबार्ड की। तो आप ये ध्यान रखो कि इट इज पार्शली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड नाबार्ड टू, यानी कि नाबार्ड देखता रहता है, नाबार्ड की मॉनिटरिंग में है एंड आरबीआई के गाइडलाइंस में है, बट दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय एंड द स्ट्रक्चर इज ओन्ड बाय द आरबीआई गवर्नमेंट, सॉरी, आरबीआई ओनली गिव्स द गाइडलाइंस। तो ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स इस तरीके से काम करती हैं, गांव के गरीब लोगों को छोटे मोटे जो लोन्स होते हैं उनको फाइनेंस करती हैं। इनका रोल क्या हो सकता है, इनका रोल बहुत सारा हो सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं। चलिए अब आते हैं हम शहरी, शहरी अर्बन
कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है जी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मतलब शहरी सहकारी बैंक, ठीक है जी। शहरी सहकारी बैंक, पहली चीज तो ये। अब शहरी सहकारी बैंक में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या कहा था मैंने? पहली, सिंगल स्टेट, एकल राज्य, ठीक है ये। और दूसरा, मल्टी स्टेट, बहुराज्यीय, ये, ठीक है। सिंगल स्टेट या मल्टी स्टेट यानी कि बहुराज्यीय, दो राज्यीय बैंकें हो गई आपकी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जी, अगर कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, मल्टी स्टेट है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकें और सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंकें ध्यान रखनी है कि अभी इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत बैंक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान रखना है ये कैसी बैंक है, कोऑपरेटिव, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार ये भी एक प्रकार की बैंकें ही। और आप ध्यान रखना कि इन बैंकों को 1966 में इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी कि पहले तो ये वैसे ही पुराने ढर्रे पे चल रही थी। अच्छा, इन बैंकों को क्यों खोला गया? कि शहरों के अंदर भी तो गरीब आदमी रहता है। फिर से मैं कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव है तो ओन तो करी जाती होगी बाय स्टेट, राज्य के द्वारा, मालिक तो राज्य ही होगा। लेकिन इन बैंकों पर अब क्योंकि बड़ी बैंकें हो गई, शहरों में चल रही हैं, तो यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इन बैंकों को इतनी आसानी से नहीं चलने देना। इन बैंकों को बेसिकली खुला नहीं छोड़ना है। जैसे यहां पर सरकार हावी थी, उसका एक्ट हावी था, यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये बैंकें शहर में जो गरीब लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इफ दे बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर टू, तो उनको भी लोन देते हैं। पहले इसकी पूरी रेगुलेशन, ये भी पहले ड्यूअल रेगुलेशन में था। फिर क्या हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट होता है, संशोधन। और वो भी कब? 2020 में संशोधन हुआ हमारे इस एक्ट में। क्या संशोधन हुआ? देखिए, पहली चीज कहा गया कि ये आरबीआई की सीधी निगरानी में होंगी। अब निगरानी यानी कि आरबीआई इन बैंकों को मॉनिटर करेगा और सुपरवाइज करेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये मॉनिटर एंड सुपरविजन किसको दे दिया गया? आरबीआई को। यहां पर किसके पास था? आरबीआई और सरकार और नाबार्ड सब थे यहां, लेकिन यहां अब सरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वक्त के साथ इनका साइज बड़ा हुआ है, बढ़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। फिर क्या कहा कि जो अध्यक्ष है कौन बनेगा, उसकी योग्यता आरबीआई द्वारा तय की जाएगी। आरबीआई द्वारा तय की जाएगी। यानी द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन विल बी, हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन विल बी डिसाइड्स बाय द आरबीआई। आरबीआई तय करेगा, उसको निर्धारित करेगा, ठीक है, याद रखना। दूसरा यहां पर क्या कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज मतलब अर्बन कोऑपरेटिव, विस्तार के लिए
अगर वो चाहते हैं कि उनका विस्तार हो तो बॉन्ड, डेट या सॉरी इक्विटी यानी कि शेयर और बॉन्ड्स यानी कि ऋण जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे हमारी बड़ी बड़ी बैंकों के साथ क्या फायदा है पता है, उन सभी बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उनको पैसे की कमी है तो अपनी कंपनियों को के शेयर बेच सकते हैं। यहां भी यह अधिकार है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगर पैसा जुटाना चाहती हैं तो बॉन्ड, शेयर ये सब जारी कर सकते हैं। ध्यान रखना, बॉन्ड, शेयर ये सब जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है सबने, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए किसी को। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अब ज्यादा बेहतर वॉच डॉग में रख दिया इन्होंने, उनके ऊपर ज्यादा नियम कानून डाल दिए। देख रहे हैं, यहीं पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बहुराज्यीय हैं, क्योंकि हर राज्य का अपना कानून तो होगा, लेकिन मान लो क्या ऐसा भी हो सकता है कि यूपी की कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र के अंदर हो, तो एक तरीका हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, तो पंजाब की कोऑपरेटिव वाले, महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव वाले मिले और बैंक खोली, और वो पूरे भारत में कहीं भी खोल सकती। क्यों खोली? क्योंकि राज्य सरकार को भी अधिकार है कि अपनी एक कंपनी खोलकर पैसा वैसा कमाए और अपने पंजाब के, महाराष्ट्र के या भारत के अन्य क्षेत्रों के जो किसान हैं उनको फायदा पहुंचाए, या उनके जो उधार लेने वाले लोग हैं उनको फायदा पहुंचाए। तो यहां पर हर राज्य का अपना कानून है, लेकिन जब बहुराज्यीय खुलेंगे तो कैसे खुलेंगी, उनका क्या तरीका होगा? तो याद रखना, बहुराज्यीय के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002 का। ध्यान रखना, बहुराज्यीय सहकारी, ठीक है, सहकारी अधिनियम के अंतर्गत ये कहानी चलेगी 2002। ठीक है, बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम 2002। लेकिन ये लागू है केवल किस पर? मल्टी स्टेट, कई राज्यों में जो खुलती हैं वो वाली। ठीक है, तो सिंगल स्टेट तो उसी स्टेट के कानून से चल जाएगी, और बहुराज्यीय होगी तो वहां पर फिर ये वाला एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखना, इन बैंकों को रेगुलेट या विनियमित करने के लिए अब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विनियमन के लिए, विनियमन के लिए आरबीआई के ये इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकें हैं उनका विस्तार तेजी से हो रहा है, धीरे धीरे करके वो बड़ी बैंकें बनती जा रही। अब अगर इनका विस्तार तेजी से होगा और कल को इन बैंकों को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया, इनका विनियमन नहीं किया गया, तो हो सकता है ये कल को पब्लिक का पैसा डुबा दे। और अगर इन्होंने पब्लिक का पैसा डुबा दिया तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी, जरा सोचकर देखिए आप। तो यहां पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्लासिफिकेशन तो हम यहां पर देख सकते हैं कि शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण, ये लिखिए। अब शहरी सहकारी बैंकों को इन्होंने बांटा, कैसे? इन्होंने कहा कि टियर 1, तो कौन सी बैंकें जिनमें 100 करोड़ पूंजी जमा, कितना? 100 करोड़
पूंजी, यानी ऐसी बैंक है जिसमें 100 करोड़ तक के पैसे हों। दूसरा, टीयर 2, ऐसी बैंकें जो 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक हो, तक पूंजी हो। और टीयर 3 उनको कहा जहां पर 1000 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक पूंजी हो, है ना, 10,000 करोड़ रुपए तक पूंजी हो। टीयर 4, टीयर 4 का मतलब है जहां पर 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पूंजी हो, ठीक है, से अधिक पूंजी, अधिक पूंजी हो। तो इन्होंने 4 अलग अलग तरीके से अर्बन सहकारी बैंकों यानी कि शहरी सहकारी बैंकों को बांट लिया। क्यों? फॉर बेटर रेगुलेटरी मेजर्स। क्या हम लिख सकते? बेहतर नियमन हेतु। अब आप खुद से सोच कर देखिए, बेहतर नियमन हेतु का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है भाई कि मान लो कल को ये वाली बैंक डूबी तो कोई बात नहीं, आप तो 100 करोड़ चुका दोगे। अगर ध्यान नहीं रखा, इस बैंक में बड़े बड़े स्कैम होने लग जाएं और इस बैंक के अंदर ये बैंक डूब जाए, तो फिर जो पब्लिक है वो ज्यादा पब्लिक को समस्या पहुंचेगी। यानी कि इससे हम मान लेंगे ऐसी बैंक, तो फिर इसका तो इसको तो हम अब बना सकते हैं, वो सरकारी बैंक बना, मतलब इसको तो हम क्या घोषित कर सकते हैं, ये एक सहकारी बैंक होने के साथ साथ कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि बैंक का साइज बहुत बड़ा हो गया है कि नहीं? तो बैंक का साइज जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी। और ये सारी बैंकें आर प्रोवाइडिंग लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज, ये यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहे। अब जरा सोचिए, इतनी सब बैंकें होने के बावजूद भारत में एक समस्या देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती, जरा देखते हैं। इंडिया का जब हम फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं या हम देखते हैं वित्तीय व्यवस्था, तो वो वित्तीय व्यवस्था क्या है? तो आप कह सकते हो कि भारत में 2 प्रकार की वित्तीय व्यवस्थाएं हो सकती है। एक वित्तीय व्यवस्था जिसको हम कहते हैं संगठित वित्तीय व्यवस्था, है ना, संगठित। और एक वित्तीय व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं असंगठित वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था एक ये कह सकते हैं। तो संगठित का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड, है ना। और असंगठित का क्या मतलब हुआ? अनऑर्गेनाइज्ड। बोलिए, ऐसी वित्तीय व्यवस्था जो अनऑर्गेनाइज्ड हो। तो संगठित और असंगठित के बीच का अंतर देख लीजिए। सिंपल सी बात है, जब मैं कहता हूं संगठित वित्तीय व्यवस्था और असंगठित वित्तीय व्यवस्था, तो संगठित वित्तीय व्यवस्था का मतलब जहां पर रेगुलेटर हो, इसके नियामक हो, क्या हो? नियामक हो। ऐसी व्यवस्थाएं जो नॉट रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज, नियामक नहीं या नियामकों का अभाव। उदाहरण लीजिए, ऐसी व्यवस्था में भारत में हम किसको रख सकते हैं? बैंकिंग को रख सकते हैं। रख सकते हैं आप? मैं क्या, आप खुद रख लोगे कि हाँ बैंक में ऐसा होता है सर, बैंक को रेगुलेट किया जाता है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस, हाँ जी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, पेंशन, एक्सेट्रा,
ये सारी व्यवस्थाओं को हम मानते हैं कि यहां पर ये ऐसी संस्थान है जो उनको कोई ना कोई अथॉरिटी रेगुलेट करती है। अगर कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इनसे जुड़ता है तो इनसे जुड़ने के फायदे क्या है? क्या फायदा है? What are the advantages to be the part of this structure? ठीक है, पहला फायदा है सेविंग इंटरेस्ट, बचत पर ब्याज, है ना। दूसरा, चीपर लोन्स, सस्ते ऋण, है ना, सस्ते ऋण। तीसरा, चीपर लोन्स के अलावा देखो, सेविंग इंटरेस्ट, चीपर लोन्स, जरूरत पड़े तो लोन वेवर भी, कर्ज माफी, कर्ज माफी भी तो है इनके पास कि कर्ज माफी भी कर सकते हैं, ये है इनके पास। फिर बहुत सारी पेंशन स्कीम्स, पेंशन योजनाएं, इंश्योरेंस स्कीम, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, एक्सेट्रा, दुनिया भर का योजनाएं। ये जुड़ने का फायदा है, ये इनसे जुड़ने का फायदा है। और ध्यान रखना, जब अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ते हैं, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ते हैं, ध्यान रखेंगे सब लोग, जब अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्या फायदा होगा? तो अधिक से अधिक लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो याद रखना, इसे ही कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब try to connect maximum population with the organized financial system, अधिक से अधिक लोगों को संगठित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ देना कहलाता है ये व्यवस्था। ठीक है, संगठित वित्तीय व्यवस्था से जोड़ देना। ओके, तो बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी योजनाओं का लाभ इनको मिलते हैं, जिनको मिल, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब मोस्ट ऑफ द पर्सन इन द इंडिया was not having the account before 2014, and when the government launched the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, as of this time we can say under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, government had opened 44 crore account in the country। 44 करोड़ खाते खोल दिए सरकार, 44 करोड़ से ज्यादा ही हो गए होंगे। तो इतने खाते जब खोल देंगे तो सब लोग अब बैंक जाना शुरू करेंगे, लोन होगा सरकारी। अब यहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स बेनिफिट और लिख लो, इसमें और चीजें भी लिख सकते हैं, वो तो आप लिख ले, जितना चाहो उतना लिख लो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब देखो जो सरकार किसानों को पैसा भेजती है अकाउंट में भेजती है, पेंशन पेमेंट जो आए सब अकाउंट में आता है, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी है वो भी आपके खाते में आएगी। जो ये जुड़ने का फायदा। अब इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस, आओ उधर देख लेते हैं क्या है। उधर तो ऐसे खाल छील देगा वो आपकी, आपका सिस्टम ही हैंग कर देंगे वो। नॉट रेगुलेटेड। तो प्रोवाइडर्स कौन है यहां पर? यू विल फाइंड साहूकार। बोलो कौन मिलेगा आपको? साहूकार सर मिलेगा, जिसको आप मनी लेंडर भी कहेंगे। और कौन है सर? यही साहूकार को ब्याजू, ब्याज पर पैसे देने वाले, चिट्टी भी कहीं कहीं बोलते हैं, चिट्टी पिट्टी है ये सब। अब ये लोग पैसा देंगे आपको, क्या है इधर? नॉट रेगुलेटेड। अब जरा देखो, ब्याज अधिक है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। परिणाम क्या होगा?
यहां पर देखिए, एग्रीकल्चर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, कृषि में तो अनिश्चितता है ना मित्र, और कृषि में जब अनिश्चितता होगी तो फिर क्या होगा? इफ डिले इन पेमेंट, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज है, और वो चक्रवृद्धि ब्याज 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 ब्याज, परिणाम क्या होगा? डेट ट्रैप, कर्ज जाल एंड सुसाइड अटेम्प्ट, आत्महत्या प्रयास। देख लो भाई, तो दिस वाज द थिंग विच इज बीइंग, तो क्या चाहते हो, लोग निकल कर जाएं कि नहीं? तो इधर से इधर खासकर कौन जाए? देखो, ले चलते हैं किसी को अलग कलर से, इधर से इधर जरूरत किसकी है कि भाई तुम जाओ? सबसे पहले तो मैं चाहता हूं जाए कौन? ये लोग जाएं। पहला, किसान, वो जाए, नहीं रहना उसको। विमेन, गरीब, मतलब महिलाएं, यूथ, बोलो, है ना, पुअर, जाएंगे लोग इधर, जुड़ेंगे, कोई ना कोई स्कीम होगा, कोई बेनिफिट होगा, मिल जाएगा, उसका लाभ लीजिए। कहां पड़े चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वो हाल है यहाँ। ठीक है, तो अब ये इसका इसका अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप इससे जुड़ने से आपको फायदा हो रहा है, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस, कि कम से कम क्या इतनी बैंकें हैं भारत के अंदर कि लोग भर भर के आए, खाता खुलवा दीजिए, खाता खुलवा दीजिए, तो क्या होंगी, खुलेंगी? अब ये चीज बढ़ेगी कैसे, कैसे जाएगी फाइनेंशियल इंक्लूजन ऊपर जाए? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं? क्या इनिशिएटिव है जिससे हमारे देश का वित्तीय समावेशन बढ़ेगा? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वित्तीय समावेशन है क्या, तो आप क्या कहोगे? इतना कलरफुल कर दिया मामला, फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या डेफिनेशन दोगे आप? तो वित्तीय समावेशन की जो हम डेफिनेशन देंगे, वो क्या देंगे? वित्तीय समावेशन की जो डेफिनेशन दी जाएगी, उसका नाम है कि गवर्नमेंट या कनेक्ट टू मैक्सिमम पॉपुलेशन विथ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब अधिक से अधिक जनसंख्या को संगठित वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना, वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना, संगठित वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना, पहली चीज। ठीक है, अब ये अधिक से अधिक कैसे जुड़ेगा, क्या है आपके पास? तो आप देख लो, सरकारी पहल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्या है कोई पहल? इज देयर एनी पहल एंड चहल? बताओ भाई। तो पहला तो लो, सबसे बढ़िया, क्या लिख दूं? पीएम जन धन योजना, ये लो। पीएम
बीमा योजना, ये लो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लो पीएम किसान मान धन योजना, ये लो पीएम श्रम योगी मान धन योजना, ये लो पीएम श्रम योगी हो गया, किसान सम्मान निधि, लो पीएम किसान स्कीम जो है। फिर और क्या हो सकता है, जोड़िए देखिए, अटल पेंशन स्कीम है कि नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बोलो भाई, बेनिफिट ट्रांसफर। तो अब जरा देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, जनधन योजना किससे, अकाउंट ओपन, ठीक है, खाता खुलवाने से। सुरक्षा बीमा योजना क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, अगर किसी को भी कोई बीमार हो जाए तो उसका मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, बीमा कितने का है, 2 लाख रुपयों का। जीवन ज्योति बीमा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, कितने का बीमा है, 2 लाख रुपए का, कोई मर जाए तो 2 लाख रुपए का। पीएम किसान मानधन क्या है, ये एक पेंशन स्कीम है। बेटा 1 सेकंड देना जरा, तो पीएम किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है, किसानों को पेंशन मिलेगी और वो भी अप टू 3,000 रुपए, ठीक है। श्रमयोगी मतलब श्रमिक कौन होता है, लेबर, तो श्रमिकों को भी पेंशन स्कीम है ये एक तरीके की, और इसमें भी 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, ठीक है, साल के बाद। पेंशन हमेशा 60 साल के बाद ही मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। फिर आइए, किसान सम्मान निधि क्या है, सम्मान निधि कैश ट्रांसफर बेनिफिट है, कैश ट्रांसफर बेनिफिट है, यानी कि नगद लाभ मिलता है वार्षिक 6,000 रुपए का, कितने का मिलता है, 6,000 रुपए का, 6,000 रुपीज, ठीक। अटल पेंशन स्कीम क्या है, अटल पेंशन स्कीम भी एक प्रकार की पेंशन योजना है, और आप कहेंगे सर इसमें कितनी पेंशन मिलती, इसमें जितना चीनी डालो चाय में उतनी मीठी, उतना जितना कंट्रीब्यूशन उतना पेंशन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स क्या है, कि सरकार की तरफ से जो आपको पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मनरेगा है ना, तो उसका जो पैसा है, उसका जो वेजेस है, वो आपके खाते में भेजा जाएगा। कोई भी स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंसेस, ये सारे पैसे आपको खाते में भेजे जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। अच्छा, दीज आर द स्कीम्स व्हिच कैन मोटिवेट टू द पीपल टू कनेक्ट विद द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ये ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को कहेंगी चलो ठीक है भाई, एक बार ना हम लोग जुड़ते हैं इससे, लाभ लेते हैं इसका, है ना। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो स्कीम्स का लाभ आपको इन
बैंक ऑर्गेनाइज सिस्टम से जुड़ोगे तब। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बच्चियों के लिए है सुकन्या योजना, है ना, और ये योजना पोस्ट ऑफिस में खुलती है ना, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में योजना खुलती है बच्चियों के लिए, आप पैसे डालिए साल 10 साल, और जैसे ही वो 18 साल की होगी आप 50% अमाउंट निकाल सकते हैं, फिर 21 साल की होगी तो आप 50 सारा पैसा निकाल सकते हैं उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पेंड ऑन अमाउंट ऑन हर, तो यू कैन। तो ये इस तरीके की योजनाएं हैं जो बेसिकली एक आइडिया रखती हैं कि कैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, या मतलब कैसे आपको वहां से निकालकर यहां। अब ऐसे में सरकार आपको बहुत हेल्प भी करती, और मेन तो चाहिए ना कि जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, ये वाले जो साहूकार इन सब के चक्कर में फंसते हैं, वो ना फंसे और उनको हमें बचाना है। दैट इज आवर मेन गोल, वो हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि कैसे हम उन्हें सेव कर सकते हैं, इन लोगों के चंगुल से कैसे उन्हें हम बचा सकते हैं, है ना। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलने का वक्त आ चुका है, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक नए टाइप ऑफ बैंक जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है। आपको याद होगा कि जब इस तरीके की डिमांड है कि भाई इतनी बैंक होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बैंक भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं। बैंक होनी चाहिए कि नहीं, देख लेता हूं कि किसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भारत में फिर डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिफरेंशिएटेड बैंक, जिसको हम विभेदीकृत बैंक कह सकते हैं। अब इन बैंकों के तहत जनरली हम कह सकते हैं कि 2013 के अंदर हमने इस प्रकार की बैंकों की शुरुआत करी। तो याद रखेंगे कि डिफरेंशिएटेड बैंक का आशय ऐसा है कि जो विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करेंगे, मतलब नीस, एक टर्म होता है नीस। नीस का मतलब विशिष्ट ग्राहकों हेतु बैंकिंग सेवाएं। अब विशिष्ट ग्राहकों है बैंकिंग सेवाओं में दो प्रकार की बैंकें एग्जिस्ट कर रही हैं, शॉर्ट में देख लीजिए। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं उसको, लघु वित्त बैंक। और एक आपने और सुना होगा जिसका नाम तो आप लोगों की जुबान पे रहता है, पेमेंट बैंक, है ना, सुना है पेमेंट बैंक, इसका मतलब भुगतान बैंक। तो ये दो प्रकार की बैंक के देख लो है ना। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक और भुगतान बैंकों के बीच का अंतर समझ लो क्या है। पहला अंतर ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लैंडिंग, तो हम यहां लिख सकते हैं जमा स्वीकार भी करते हैं एंड ये ऋण भी देते हैं, ऋण देते हैं, ठीक। भुगतान बैंकों की अपनी खासियत है कि ओनली एक्सेप्ट्स डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, और वो भी इसमें आप 2 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जमा कर सकते, और ये एफडी नहीं कर सकते। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये लेंडिंग एंड बोरिंग दोनों कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। यानी कि आप इधर लिख सकते हो कि ये आपको डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं और ये आपको क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ओनली डेबिट, ठीक है, नो क्रेडिट कार्ड। ये लोग आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते,
ठीक है, ओनली डेबिट कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों बैंकों में 74% की एफडीआई अलाउ है, इन दोनों में 74%, 74% एफडीआई अलाउड है भाई, कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 74% यहां पर अलाउड है। ये कहते हैं इस प्रकार की जो बैंकें थी वो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर खोली गई, और नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना है, इसलिए इसकी बात करी। तो इनको भी और इनको भी, ठीक है, कहा कि देखो भारत में अगर बढ़ाना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े, तो इस तरीके की और बैंकें खोलिए। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऐसी बैंकें जिन बैंकों को कहा गया कि भाई, जैसे अगर देखा जाए तो इन बैंकों को कहा गया कि ऐसी बैंकें जो ऑलरेडी चल रही हों, जैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही बैंकें कंपनियों के तौर पर काम करती हैं, और इनकी स्टैब्लिशमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के तहत की गई, इनकी भी और इनकी भी। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इनके लिए चूंकि ये फिजिकली ऑपरेट करते हैं, पेमेंट बैंक की कोई ब्रांच नहीं होती सिवाय पोस्ट पेमेंट बैंक को छोड़ दीजिए, जनरली वैसे कोई ब्रांच वांच तो नहीं होगी। तो कहा गया कि ऐसे अगर कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन बन सकता है, कौन कौन लीगल एप्लीकेंट हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई एनबीएफसी है या कोई सहकारी बैंक है, ठीक है, सहकारी बैंक या एनबीएफसी होंगी तो उनके पास योग्यता है, एबिलिटी है कि वो क्या बन जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन जब भुगतान बैंक की बात कही गई तो कहा भुगतान बैंक बनने के लिए कोई भी, कोई टेलीकॉम कंपनी या फिर टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो है, एयरटेल है ना, इस तरीके की टेलीकॉम कंपनी, या सुपरमार्केट जैसे बिग बाजार, ये सब कहा गया। अब ये ठीक है, ये नहीं है उसमें, या फिर टेलीकॉम कंपनियों के अलावा कोई पीपीआई प्रोवाइडर, पीपीआई प्रोवाइडर मतलब जैसे पेटीएम वगैरह हैं, जो पेटीएम वगैरह थे ना, उनको भी कहा गया कि तुम लोग भी बन जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूं सब लोगों को। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना कि इन दोनों बैंकों में, आगे पढ़ाऊंगा भी आगे, कि एसएलआर और सीआरआर लागू होते हैं। ठीक है, सीआरआर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बैंकों को और ज्यादा बढ़ाना था, विस्तार देना था, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर प्रमोट करनी थी, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स की बात करी गई। नचिकेत मोर समिति, जिसे वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया, उन्होंने सुझाव दिया कि ये दो नए प्रकार की बैंकें खोल सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंकें जो एनबीएफसी हैं, जो सहकारी बैंक हैं, चाहे तो आप इन्हें अपग्रेड कर दीजिए, बट इनके पास न्यूनतम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 200 करोड़ रुपए न्यूनतम होने चाहिए इस बैंक को खोलने के लिए। पेमेंट बैंक खोलने के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, 100 करोड़ रुपीस होने चाहिए। अब इन्होंने कहा स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट लेंडिंग सब काम करेंगे, डेबिट कार्ड भी देंगे, क्रेडिट कार्ड भी देंगे, ये सब देंगे, एफडीआई 74% तक ला सकते हैं, और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ऑपरेट करेंगे। और एक काम, इन पर सीआरएसआर भी लागू होगा, साथ ही साथ इन्हें अपनी 75% ब्रांच जो है वो याद रखना कि रूरल एरिया में खोलनी, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब से हाँ, याद, सॉरी,
हाँ 75% रूरल एरिया में। और दूसरी चीज ये भी कहा कि 75% ऋण भी इन्हें प्राथमिकता क्षेत्र को देना है, प्राथमिकता क्षेत्र को देना है, ये बात भी कही गई। 75% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को देना, ये बात भी कही गई। ठीक है, अब आते हैं कि पेमेंट बैंक से क्या कहा गया। अच्छा 75% ब्रांच नहीं थी, सॉरी वो 75% की जगह 25 कर लो इसको, 25% ब्रांचेस। ठीक है, 25% ब्रांच आपको खोलनी पड़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में, 75% ऋण देना पड़ेगा। ठीक है, भुगतान बैंक वो बैंकें होंगी, जैसे मान लो कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोग शहरों में काम करने जाते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, और बेचारे वो अपने घर पैसे नहीं भेज पाते। पैसे भेजने के लिए वो किसी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, वो 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया लेता रहता है। अदरवाइज वो अपने जेब में पैसे डाल के घूमते रहते हैं, गिर जाते हैं, सुरक्षा का भी दिक्कत आती है। तो भुगतान बैंक के मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल से फटाफट खुल गया, कोई परमानेंट जो अपना जहां का भी एड्रेस है वहीं डाल के खोल दो, उसके बाद सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल दो, अपने घर वालों को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्पज से खोली गई जिससे वो लोग भी कनेक्ट हो सके, जो लेबर हैं, जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो लोग भी धीरे धीरे ऑपरेट कर सके। देखो पेमेंट बैंक होने से क्या है, एक आलू या फेरी या सब्जी बेचने वाले लोग भी पेमेंट बैंक खुला के अपना क्यूआर कोड और ये सब चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक को जाना और फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है। ओनली डेबिट कार्ड देते हैं, 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, और टेलीकॉम सुपरमार्केट इस तरीके की कंपनियां ऑपरेट करती हैं। 100 करोड़ रुपए तक इनको चाहिए ओपन करने के लिए, कंपनी से एक्ट 2013 के तहत इन्हें ओपन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल बैंकिंग नहीं ऑफर करते। यूनिवर्सल बैंकिंग ऑफर करने के लिए 1000 करोड़ रुपया चाहिए, यानी कि कहा भी गया था कि अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनना है, लिख लीजिए, इस आरबीआई के अनुसार यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा देनी है, इंश्योरेंस की भी सुविधा देनी है, पेंशन की भी सुविधा देनी है, इस तरह की दुनिया भर की सुविधाएं देनी है, बैंकिंग के सारे कामकाज भी करवाने हैं, तो फिर उस बैंक को लाइसेंस देना पड़ेगा आरबीआई से, और वो लाइसेंस तब मिलेगा जब आपकी बैंक 1000 करोड़ की हो जाएगी, 1000 करोड़ की हो जाएगी। ये बात याद रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, कल से पढ़ेंगे नए चैप्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, सेम टाइम्स एंड सेम प्लेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।